हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। In today's video, we shall be discussing about the case as decided by the Honorable Delhi High Court in the case of Savita Kapila, legal heir of Shri Mohinder Pal Kapila. Hi, this is CA Vaibhav Goyal, and in this video we shall be discussing about the responsibilities of the legal heir vis-a-vis the assessment proceedings and the right of estoppel of law as given under section 292 capital B vis-a-vis the legal heirs of the assessee. Alright, now we shall be discussing this whole case law bit by bit. So what were the facts of the case? Alright, what were the facts? The facts were that notice under section 148 was issued on 28th March 2019 in the name of Mr. M. We shall be referring Ms. Shri Mohinder Pal Kapila as Mr. M. So ड्यू डेट क्या थी? 31 मार्च 2019 और हमने नोटिस कब तक इशू कर दिया? हमने इशू कर दिया 28 मार्च 2019। किसके नाम में? मिस्टर एम के नाम में। हाउएवर मिस्टर एम हैड डाइड ऑलरेडी ऑन 21 दिसंबर 2018। तो जिस दिन हमने 148 का नोटिस इशू किया, द असेसी वाज ऑलरेडी डेड। क्या हम डेड पर्सन को नोटिस इशू कर सकते हैं? हम सब जानते हैं हम डेड पर्सन को नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये नोटिस इनवैलिड है या इर्रेगुलर है? अगर प्रोसीडिंग चलेगी तो क्या ये नोटिस इनवैलिड है या इर्रेगुलर है? अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो हमने ये केस इसी तरीके का डिस्कस किया है। उस केस में हमने क्या डिस्कस किया है? उस केस में हमने एक प्रिंसिपल निकाला है। हमने क्या प्रिंसिपल निकाला कि अगर लीगल हेयर्स या सक्सेसर इन इंटरेस्ट या अमलगमेटेड कंपनी असेसिंग ऑफिसर को ये बता देते हैं कि माय प्रीडिसेसर या माय प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट या माय अमलगमेटिंग कंपनी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट एंटिटी, जो एंटिटी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस एंटिटी के लिए मैं आज से मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये बात हम असेसिंग ऑफिसर को बता देते हैं और उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ये सेलेक्ट करते हैं कि भाई नोटिस उसी नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी के नाम में इशू करना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि नोटिस इज इनवैलिड, असेसमेंट प्रोसीडिंग इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को उस बात की जानकारी थी, उस बात की नॉलेज थी, उस बात की अवेयरनेस थी। उस बात के होने के बावजूद भी उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने चूज किया भाई हम असेसमेंट उस पुरानी नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी में ही करते हैं। और हमने कहा ये कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट नहीं है 292 कैपिटल बी का जो कंडोन किया जा सके या कोई जो नजरअंदाज किया जा सके, ये एक सब्सटैंटिव जूरिसडिक्शनल डिफेक्ट है। ठीक है, हमने ये बात कर दी। तो हम एक प्रिंसिपल, जैसे मारुति सुजुकी लिमिटेड का भी केस था और बाकी स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड का भी केस था, तो हम एक प्रिंसिपल लेके आए। ये प्रिंसिपल कि भाई असेसिंग ऑफिसर शुड बी अवेयर एंड द अवेयरनेस शुड बी प्रोएक्टिव फ्रॉम द साइड ऑफ द सक्सेसर इन इंटरेस्ट और द अमलगमेटेड कंपनी। तो हम बात समझ पाए यहाँ लीगल हेयर्स। तो हम ये भी समझते थे कि डेड पर्सन के अगर केस है, अगर इंडिविजुअल का अगर हम बात माने तो लीगल हेयर को बताना है, लेकिन हम ये कभी समझ नहीं पाए कि भाई कौन से सेक्शन में बताना है। एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल की, सिविल लॉ प्रिंसिपल की एक अंडरस्टैंडिंग थी। कॉमन लॉ प्रिंसिपल क्या है कि भाई यू कैन नॉट आस्क द समबडी टू डू समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। भाई मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि भाई आई वॉज नॉट अवेयर, आई द असेसिंग ऑफिसर वॉज नॉट अवेयर दैट मिस्टर एक्स हैज डाइड। So how can you expect Mr. assessing officer to give notice to Mr. X, or sorry, to the legal heirs of Mr. X, because he is not aware, or to that matter he was not made aware. It is not a matter of his choice that he chose to issue notice in the name of Mr. X, but he was not made aware of the fact that Mr. X had died at the time when he issued the notice. So
अगर यहां पे असेसिंग ऑफिसर ये साबित कर पाता है, हमारी प्रीमा फेसी अंडरस्टैंडिंग ये थी, अगर असेसिंग ऑफिसर ये साबित कर पाता है कि जिस तारीख को मैंने नोटिस इशू किया, मैंने नोटिस किस तारीख को इशू किया, 28 मार्च को, तो मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था जिससे मैं ये नॉलेज ले सकूं या ये अवेयरनेस ले सकूं कि भाई मिस्टर एम जो ये हमारे केस में असेसी हैं वो जीवित हैं या नहीं है। तो अगर कहीं भी कोर्ट इसे कहेंगे, जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कह सकती हैं, इररेगुलर कह सकती हैं, और ये कह सकती हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली, इसकी वजह से प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं हो पाया, तो वो मैटर रेमिट बैक कर देंगे, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन इस केस लॉ को पढ़ने के बाद चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीगल हेयर्स बताई गई हैं, और वो उसका इफेक्ट क्या है वो भी हम इस केस लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस को जैसे एनालाइज किया गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, उसको हम समझेंगे और अपने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसे और ठीक करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लेंगे क्या होता है। आगे हमने देखा कि असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी, नोटिस जा रहे थे, इस केस में मिस्टर एम को नोटिस जा रहे थे। अब कोर्ट में यह बात साबित नहीं हुई कि वो नोटिस अनरिटर्न्ड सर्व्ड हो गए, ये नोटिस अनरिटर्न्ड सर्व्ड हो गए, आई बेग अ पार्डन फॉर द मिस्टेक कमिटेड हियरिन, वो नोटिस वापस सर हो रहे थे। तब क्या किया असेसिंग ऑफिसर ने लीगल हेयर को फोन करा, बैंक में भेजा था, बैंक से एक फोन नंबर पता चला, उस फोन नंबर पे फोन किया और वो किसने उठाया? एस ने उठाया। एस कौन थी? एस थी मिस्टर एम की लीगल हेयर। उन्होंने कहा कि वो तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि आप डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। तो एम ने ई पोर्टल पे गए, ई पोर्टल पे जाके डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, उन्होंने ना तो मिस्टर एम के लिए कोई रिटर्न फाइल करी, ठीक है, ना ही कोई नोटिस एम के लिए उनको सर्व किया गया। ठीक है, अगर हम ये मान भी लें कि जिस तारीख को उन्होंने अपलोड करा पोर्टल पे डेथ सर्टिफिकेट, जिस तारीख पे उन्होंने एम का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया, एक फ्रेश नोटिस अगर असेसिंग ऑफिसर 148 में इशू कर देता है, किस तारीख को? विच वुड बी समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019। अगर उस केस में अगर असेसिंग ऑफिसर कोई 148 का नोटिस या उसकी कॉपी मिस इज एस को सर्व कर देते हैं, क्या वो वेदर इट मींस कि जो इरेगुलरिटी हुई थी वो करेक्ट हो गई, नाउ द असेसमेंट प्रोसीडिंग इज वैलिड, नाउ एस को जवाब देना है? क्या ऐसा है? द आंसर इज नो। ऑलराइट, द आंसर इसका नहीं ही है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या था 148 सर्व करने का? 148 इज ऑल्सो ए जुरिस्डिक्शनल नोटिस, और 148 सर्व करने का टाइम पीरियड क्या था? 31 मार्च 2019। और 2019 तक अगर आपने सर्व नहीं किया, जो व्यक्ति जिसके ऊपर नोटिस सर्व होना चाहिए था, ठीक है, तो वो नोटिस वैलिड नहीं है। ठीक है, और मिसेस एस के ऊपर 144 का असेसमेंट कंप्लीट कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। तो अब हमारे पास इश्यूज क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर इश्यूज बता दिए हैं, तो हम धीरे धीरे करके सारे इश्यूज को समझेंगे। असेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये दिसंबर 2019 में केस एओ के पास से फाइनल हुआ और ये जुलाई 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट के पास इसका ऑर्डर भी आ गया, तो इतनी जल्दी हो कैसे गया? आप सब सोच रहे होंगे, और जिनको पता होगा वो सोच रहे होंगे कि भाई ये इसलिए हो गया क्योंकि असेसी ने रिट पिटीशन डाली थी। कहां डाली थी? रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में। तो क्या नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नोटिस असेसमेंट वाज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 144, तो रेमेडी क्या अवेलेबल थी? स्टैच्यूटरी रेमेडी थी। हम बात करेंगे स्टैच्यूटरी रेमेडी। स्टैच्यूटरी रेमेडी अंडर सेक्शन 246 कैपिटल ए क्या कहता है? इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर। तो सीआईटी अपील के सामने ये ऑर्डर अपील में जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर सीआईटी अपील के सामने नहीं गए। असेसी ने रिट ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई किया। ओके, जब असेसी ने रिट, जब हम आर्टिकल 32
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां रिट ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट बताया गया है। सिमिलर है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हाई कोर्ट्स के लिए हैं, उसमें इन्होंने रिट ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि भाई असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था। क्या ज्यूरिसडिक्शन नहीं था? कि आप ये असेसमेंट 144 का मेरे नाम, मैं कौन, मिसेस एस, मेरे नाम में फ्रेम कर दो। क्यों? मेरे नाम में कोई 148 का नोटिस टाइमली सर्व नहीं था। तो आज हम इसी बात में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला सवाल जो हाई कोर्ट के सामने था, व्हेन अ स्टैट्यूटरी रेमेडी इज अवेलेबल देन वेदर द रिट ज्यूरिसडिक्शन कैन बी इन्वोक्ड। हम ये मानते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन कभी इन्वोक करनी चाहिए, इट शुड बी इन्वोक्ड स्पेरिंगली, नॉट रेगुलरली। और जब आपके पास स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल थी, ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल थी, तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्यों आ रहे हैं? रेवेन्यू ने सबसे पहला इशू यही उठाया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इफ द असेसिंग ऑफिसर हैड नो ज्यूरिसडिक्शन to initiate the assessment proceeding, the mere fact that subsequent proceedings has been passed would not render the challenge to the jurisdiction invalid। अगर यहाँ पे CIT अपील के सामने अपील भी फाइल कर दी गई है, वहाँ अपील हियरिंग में भी है, हम फिर भी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने की रिट जुरिस्डिक्शन देख सकते हैं। रिट पिटिशन अगर आप फाइल करेंगे और उसमें आप ये साबित कर पाते हैं, ये दिखा पाते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर था वो इनवैलिड था, the courts would be free to use their or exercise their right within the writ jurisdiction। alternate remedy का existence writ jurisdiction को exclude नहीं करता। तो हमें बहुत जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं और जो लॉ में प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात को भली बात ही जानते होंगे। हाँ, हम जब जो मेरे स्टूडेंट्स या फाइनल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो DU LLB के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बारे में जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब उन्हें इस बारे में जानकारी होगी। अब हम लीगल हेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यहां क्या था? लीगल हेयर्स ने जब नोटिस कब इशू हुआ था? 28 मार्च 2019 को। उस तारीख को लीगल हेयर्स ने ना ही रिटर्न फाइल करी थी एक भी एसएससी के लिए, ना ही एओ को इंटीमेट किया था उनकी डेथ के बारे में। ऑलराइट, तो ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो 28 मार्च को नोटिस मिस्टर एम के नाम हुआ वो वैलिड था या इनवैलिड था? जैसे मैंने कहा इस केस में ऐसा कहा गया इनवैलिड है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 159 सब सेक्शन 2 में लीगल हेयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या लिखा है? फॉर मेकिंग एन असेसमेंट of any income of the deceased or for levy of any sum in the hands of legal representatives, any proceeding taken over against the deceased before his death shall be deemed to have been taken against the legal representative। तो ये क्या कहते हैं? ये जो पहला सब क्लॉज ए है ये कहता है कोई प्रोसीडिंग चालू थी। अगर ये होता 148 जब 28 मार्च को दिया गया तब मिस्टर एम वॉज अलाइव, मान लीजिए इस केस में अलाइव नहीं थे, अगर ये मान लीजिए 28 मार्च को मिस्टर एम अलाइव होते और उनको ही नोटिस सर्व हो जाता, अनसर्व्ड रिटर्न नहीं होता, वो नोटिस उन्हें सर्व हो जाता और वो जीवित थे और प्रोसीडिंग चल रही होती और उसके बीच में ही उनकी डेथ हो जाती, तो अब ये नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर 148 लीगल हेयर्स को दोबारा से देगा, वो वहीं से प्रोसीडिंग चालू कर देगा। 142(1) का नोटिस उनके लीगल हेयर्स को दे दिया जाएगा और लीगल हेयर्स की जिम्मेदारी बनती है असेसिंग ऑफिसर को बताना कि भाई असेसी हैज डाइड, अब हम इनके लीगल हेयर्स हैं, नाउ वी स्टेप इनटू हिज शूज। तो सभी लीगल हेयर्स को असेसिंग ऑफिसर 142(1) का नोटिस देके उनको प्रोसीड कर सकता था असेसमेंट के लिए। लेकिन कब? जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू है। ठीक है, क्लॉज बी क्या कहती है? क्लॉज बी क्या कहती हैं? एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड इफ ही हैड सर्वाइव्ड मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो जो प्रोसीडिंग, जैसे इस केस में मिस्टर एम हैड डाइड, तो 28 मार्च को ये नोटिस अगर 148 का था तो ये वो नोटिस 148 का लीगल हेयर्स को नाम में इशू किया जा सकता था। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ये नोटिस लीगल हेयर्स के नाम में ना दिया जा सके।
बट ये नोटिस लीगल हेयर्स को ही जाना था। ये सेक्शन 159(2) कहीं पे भी नहीं बताता कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीगल हेयर्स कि भाई जाके असेसिंग ऑफिसर को बताएं कि भाई हमारा असेसी अब जा चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब वो आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकता, आपकी प्यार भरी धमकियों का, आपकी प्यार भरी मुस्कुराहट का जवाब देने के लिए वो अब आपके सामने नहीं आ सकता। ऐसा कोई करने की कोई भी बाध्यता लीगल हेयर्स के पास नहीं है। लीगल हेयर्स असेसिंग ऑफिसर के पास जाके अपने आंसू नहीं दिखा सकते कि भाई आप हमारे आंसू पोंछ दीजिए, अब हमारा असेसी चला गया, अब हमसे क्या सवाल जवाब करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 159 सब सेक्शन 2 में बताई ही नहीं गई। आप बात समझ रहे हैं ना? जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई ही नहीं गई, क्यों नहीं बताई गई? अरे भैया हमारा आदमी चला गया, अब उस आदमी की देख रेख उसके गम से उभरें, या तुम असेसिंग ऑफिसर को जाके बताएं हाय रे हाय भाई हमारा आदमी चला गया, इसकी कोई आमदनी पे टैक्स लगाना से छूट गया हो तो हमें बता देना, हम आके टैक्स दे जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब मैंने कह तो दिया आपसे, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हमारे पास प्रेसिडेंट भी हैं, हम पहले ही नहीं है जो ऐसा कह रहे हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इन सच सर्कमस्टांसेस द क्वेश्चन वुड बी whether section 159 of the act would get attracted. The answer to this question would be in the negative, मतलब 159 attract नहीं होगा, as the proceedings under section 159 can be invoked only if the proceeding have been initiated when the assessee was alive. जो आप उस समय क्या कह रहा था, ए का वाला 159(2)(a) का अट्रैक्ट होता है जब असेसी अलाइव हो, या अलाइव ही नहीं था, and was permitted for proceeding to be continued as against the legal. जो वो कहते हैं कि जब अगर असेसी के सामने ही प्रोसीडिंग चल रही थी या वो उसकी डेथ हो गई तो लीगल हेयर्स को कंटिन्यू करा जा सकता है, वो 59 सेक्शन 2 क्लॉज ए उसको परमिट करता है। सो इसका मतलब उन्होंने कहा कि 159 की कोई एप्लीकेशन नहीं है, लीगल हेयर्स के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं की जा सकती। क्यों? नोटिस आपने किसके नाम में इशू किया? नोटिस आपने असेसी के नाम में इशू किया, मिस्टर एम के नाम, और मिस्टर एम वाज डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। ठीक है। अब उन्होंने कहा यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन भी है राजेंद्र कुमार सहगल वर्सेस आईटी, उसमें क्या कहा गया? उसमें भी सिमिलर बात रखी गई कि भाई अगर 159 का एप्लीकेशन करना है तो असेसी शुड बी अलाइव एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस, नहीं तो आपको 148 का या 143(2) का नोटिस देना है, वो किस समय देना है? वो असेसी उसको लीगल हेड्स को ही देना है, अगर जिस समय आप नोटिस दे रहे हैं उस समय असेसी की डेथ हो चुकी है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आंसर कर दिया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? वेदर द फैक्ट दैट द डिपार्टमेंट वाज नॉट मेड अवेयर अबाउट द डेथ ऑफ द असेसी, वेदर इट वुड बी रेलेवेंट और नॉट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एओ। जैसे मैं आपसे पहले क्या कह रहा था कि वेदर इट इज ए प्रोसीजरल डिफेक्ट टू इशू नोटिस इन द नेम ऑफ अ डेड पर्सन, okay, whether it is a procedural defect to issue notice in the name of a dead person when AO was not informed. हाय रे हाय, भाई हमें बताया ही नहीं तो हम कैसे करते? आप हमारी भी व्यवस्था तो समझिए, हमको कैसे पता चलता कि ये मिस्टर एक्स चले गए? अरे भैया आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक काहे कराया है? डेथ सर्टिफिकेट देते समय भी तो आधार कार्ड डीएक्टिव हो जाता है, ये काहे नहीं समझे? आए सर यही तो बात है। अगर असेसिंग ऑफिसर प्रॉपर स्क्रूटनी, जो 148 के रीजंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें, अगर वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें तो आप पता लगा सकते हैं असेसी अलाइव थे या डेड थे। इसमें भी वही मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन लिया। उसमें क्या कहा गया? नथिंग हैज बीन प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट to show that there is a statutory obligation on the part of the legal representative of the deceased to immediately intimate the death or take steps to cancel the pen registration. कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, किसी एक्ट में नहीं है, कोई स्टैच्यूटरी नहीं है।
बट एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ताकि, है ना जी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। तो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है? आंसर इज नो। मॉरल्स आर गुड्स ओनली इन द बुक्स, व्हाट इज वैलिड इन लाइफ इज द लॉ, व्हाट इज लेड इन द लॉ। अब जो एथिक्स पढ़ने वाले लोग होंगे वो कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो सर, एथिक्स मॉरल्स इज ऑल्सो ए लॉ। बट मैं उनसे कहूंगा ऑस्टिन की थ्योरी पढ़िए, ऑस्टिन कहता है जिस चीज के लिए कोई सैंक्शन नहीं है वो लॉ है ही नहीं। ठीक है ना सर? सो ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ सकते हैं, हार्ट की थ्योरी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी थ्योरी हैं लॉ की जिस आपको इस में मदद करेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 159 में बताने के लिए। अब दूसरी बात क्या है, दैट द इशुएंस ऑफ नोटिस इन द नेम ऑफ द डिसीज्ड इज ए प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। जो हमने सब्सटेंशियल क्वेश्चन नंबर 3 आंसर किया वो हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करेगा। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो अब यहाँ हाई कोर्ट क्या कहते हैं कि सेक्शन 292 कैपिटल बी, 292 कैपिटल बी क्या कहते हैं, कोई भी मिस्टेक हो हमें क्या करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को प्रेफरेंस देनी है। सब्सटेंस में वो लीगल हेयर्स को ही नोटिस देना चाहते थे, ऐसा प्रतीत होता है नहीं। यहां उन्होंने स्काईलाइट, आप ध्यान करेंगे मैंने अपनी पहली वीडियो में स्काईलाइट एलएलपी का केस डिस्कस किया था, जो स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड से स्काईलाइट एलएलपी बनी थी। वहां पे नोटिस जो था वो स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के केस नाम में इशू हो गया, लेकिन जहां रीजंस थे उन रीजंस टू बिलीव में ये साफ पता चलता था कि वो एलएलपी को टैक्स करना मांगते हैं। यहाँ के क्या रीजंस में ऐसा पता चलता था कि लीगल हेयर्स को नोटिस देना चाहते थे और गलती से टाइपिंग एरर हो गया, क्लरिकल एरर हो गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना चाहिए। द आंसर इज नो। यहाँ के नोटिस में ही वहाँ के जो इस केस के जो रीजंस थे उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। ऑलराइट, तो इसलिए कहा कि कोई छोटा मोटा एरर नहीं है, ये एक यूरिसडिक्शनल एरर है। अब हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन 5 को आंसर करते हैं। और असेसिंग ऑफिसर ने क्या कहा, असेसिंग ऑफिसर ने जज साहब के सामने कहा, जज साहब ठहरिए, मैं मान गया आपकी बात कि ये यूरिसडिक्शनल एरर हो सकता है, लेकिन सर सेक्शन 292 कैपिटल डबल बी में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है, पार्टिसिपेट करता है, कोऑपरेट करता है, तो और असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले वो ये नहीं कहता कि नोटिस वाज इशूड टू मी इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मैनर, अगर ऐसा नहीं कहता है तो ही इज प्रिक्लूडेड, ही इज स्टॉप्ड बाय लॉ कि भाई अब वो नहीं कह सकता सर, अब वो आपके सामने प्ली नहीं ले सकते। अच्छा क्या हुआ, अरे हम भूल गए, मिसेस एस ने जब आपने पोर्टल पे क्या करा, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करा, तो ये मान लिया असेसिंग ऑफिसर ने भाई इट इज कोऑपरेशन। अरे असेसिंग लीगल हेयर्स आर कोऑपरेटिंग, ये क्या बात कर दी। पहली बात, वो जो लीगल हेयर था उन्होंने कभी रिटर्न फाइल नहीं करी, और जो मैंने देखा कितने लीगल हेयर्स थे, 4, 2 सन 2 डॉटर, 4 में से सिर्फ एक के ऊपर ही असेसमेंट फ्रेम कर दिया आपने, ये तो और भी गलत हुआ। तो क्या कोऑपरेशन माना जाएगा? सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करने का मतलब कोऑपरेशन माना जाएगा? बिगर क्वेश्चन इज दिस। अब उसमें क्या हुआ, तो जज साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा सेक्शन 292 डबल बी इज एप्लीकेबल टू द असेसी, नॉट टू द लीगल हेयर्स ऑफ द असेसी। ओके, तो ये क्या कहना मतलब है, अगर हम पहली बात जज साहब ने कहा कि वो कोऑपरेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी भी नहीं है कि आपने असेसमेंट ऑर्डर एक के ऊपर फ्रेम कर दिया। ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी क्यों कर रहे हैं, एक 1998 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या हुआ कि नोटिस 148 का इसी एक व्यक्ति के ऊपर सर हो गया, एक लीगल हेयर के ऊपर, दो देवर 4 और 5 लीगल हेयर्स, लेकिन नोटिस एक के ऊपर सर हो गया। तो वहां पे वो कह रहे थे नोटिस इनवैलिड है, क्यों बाकियों को नोटिस जो है वो सर नहीं हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ मेयर इरेगुलरिटी। तो ये केस उस केस से बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है? बिकॉज हेयर इन दिस केस नोटिस वाज नॉट इशूड टू एनी ऑफ द लीगल हेयर्स, लीव अलोन वन, नॉट इवन टू अ सिंगल केस इट वाज इशूड। और ये कहा 292 डबल बी, इवन इफ द लीगल हेयर्स
जज साहब ने क्या कहा, पहली बात 292BB लीगल हेयर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, ठीक है, और मान भी लें अगर कि 292BB लीगल हेयर्स के लिए अप्लाई करता भी है, तो ये जो पोर्टल पे चढ़ाना है वो कोऑपरेशन नहीं कहलाएगा। या रिवर्स कह लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कि पोर्टल पे डेथ सर्टिफिकेट चढ़ा दिया तो आपसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं, प्लस असेसी ने जो लीगल हेयर्स हैं उन्होंने लीगल हेयर्स ने कंटेस्ट भी नहीं किया कि भाई उन्हें नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ, कंटेस्ट कर रहे हैं कि नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको इसमें लक्ष्मण दास खंडेलवाल वाला केस भी याद दिलाना चाहूंगा। यहां सर्विस की बात है या इशुएंस की बात है, मैं कहता हूं कि सर्विस नहीं कंटेस्ट किया लेकिन नोटिस मुझे इशू ही नहीं हुआ। अगर जज साहब ये भी कह देते कि ये सेक्शन 292 कैपिटल बी लीगल हेयर्स पे एप्लीकेबल है, मैं मान लूं एक बार कोई कह दें, लेकिन लक्ष्मण दास खंडेलवाल वाला जो केस है उसमें कहता है नोटिस इशू ही नहीं हुआ। अगर ये बात कंटेस्ट नहीं करी गई तो असेसी किसी भी फोरम में इसको बात इस ग्राउंड ऑफ अपील को ले सकता है, बिकॉज इट गोज टू द रूट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन एंड देयर इज नो एस्ट्रोपल ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आप समझ पा रहे हैं ना। अभी तो यहां सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अभी तो ये कहा कि सेक्शन 292BB लीगल हेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अरे कह भी देते तो लक्ष्मण दास खंडेलवाल वाला केस याद रख सकते हैं, लक्ष्मण दास खंडेलवाल, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब हम बात समझ गए कि भाई ऐसा हो सकता है। होप यू लाइक्ड माई वीडियो। और दूसरा केस लॉ क्या था, वो बहुत छोटा है। इस हफ्ते दूसरा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया, दूसरा ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन था नालवा इन्वेस्टमेंट्स में। क्या था, नालवा इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, नालवा इन्वेस्टमेंट्स का ये केस था। यहां हुआ क्या, नालवा इन्वेस्टमेंट्स में ये हुआ, एक कंपनी के, मान लीजिए A1 कंपनी है, उसके शेयर होल्डर हैं हम S1, ठीक है। A1 कंपनी B1 कंपनी में मर्ज हो गई और अब मुझे B1 कंपनी के शेयर्स स्वैप रेशो के हिसाब से अलॉट हो गए। आप समझ पा रहे हैं, स्वैप रेशो के हिसाब से मुझे ये शेयर्स अलॉट हो गए। तो क्या ये जो मैंने शेयर होल्डिंग एक A1 से B1 में हो गई, तो वेदर देयर इज ट्रांसफर, आप बताइए। तो इसमें क्या कहा, असेसिंग ऑफिसर ने दो बात कही, अगर ये कैपिटल गेन है तो आपका केस सेक्शन 47 में कवर्ड हो जाता है, तो कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड, आपने जो A1 के शेयर्स होल्ड कर रखे थे या स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखे थे, तो सेक्शन 47 अप्लाई नहीं करेगा और ये ट्रांसफर माना जाएगा और जो गेन है वो टैक्सेबल होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना सा कहूंगा, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपके S1 के जो आपने S1 ने जो यहाँ शेयर्स होल्ड कर रखे थे A1 के, वो एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखे थे। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे को कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं। अजय वोरा जी इसके वकील थे नालवा इन्वेस्टमेंट में। अजय वोरा जी कह रहे थे अगर मैं B1 के शेयर्स सेल कर दूं तभी मेरे पे ट्रांसफर माना जाएगा, अगर मैं सेल ही नहीं करता तो ये जो B1 के शेयर्स मुझे A1 के बदले मिले हैं ये ट्रांसफर नहीं है, चाहे मैं एज स्टॉक इन ट्रेड करूं चाहे मैं एज कैपिटल गेन रखूं, कैपिटल एसेट रखूं। तो रेवेन्यू का मानना है अगर आप कैपिटल एसेट के रूप में रखते हो तो सेक्शन 47 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन हम ये मानते हैं जो आपने A1 के शेयर्स होल्ड कर रखे थे, आपने एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखे थे और इसलिए ये ट्रांसफर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 सेक्शन 2 क्लॉज 24 को पढ़ें जिसमें इनकम की बात करी गई है, इनकम का क्या मतलब है, कमिंग इन, इनकम का मतलब कमिंग इन। और एक बहुत पुराने केस लॉज हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो आप मेरे जो CA फाइनल वाले बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, या DO LLB के बच्चे हैं या दूसरे CA इंटर के बच्चे हैं, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब इनकम की डेफिनेशन
के बारे में बात की है, पार्ट 2 में है शायद वो बात, है नहीं। उस इनकम के मैंने जो बारे में बात करी है कि इनकम की डेफिनेशन के बारे में बात करी है, उस इनकम की डेफिनेशन में मैंने कई सारे केस लॉज डिस्कस करे हैं, उस केस लॉज को भी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो एक्सचेंज हुआ है ये ट्रांसफर है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी यही कहता है, इकोनॉमिक सर्वे भी यही कहता है, एक्सचेंज इज, वो एक्सचेंज की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है और ये ट्रांसफर माना जाएगा अगर हम स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करते हैं। ऑलराइट, आप वो सारे केस लॉज वहां पे जो मेरे बेसिक वीडियो है, बेसिक चैप्टर्स की, बेसिक कंसेप्ट्स की, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 है प्रोबेबली, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 भी हो सकता है, तो आप उसको आप वहां जाके देख सकते हैं। यह जज साहब ने कहा कि हाँ ये ट्रांसफर है, क्यों? क्योंकि जो B1 की वैल्यूएशन है वो अलग तरीके से करी जाएगी, वो अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे करी जाएगी, उसकी वैल्यूएशन जो A1 की शेयर्स हैं उससे भिन्न होगी, और वो जो भिन्न होगी वही आपका गेन है, और वो इट शुड बी ब्रॉट टू बुक्स। और अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबसाइट ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ यू लाइक्ड माई वीडियो, होप यू वॉच्ड इट टिल द एंड, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अरे यार कमेंट में पूछो ना, कोई सवाल हो तो, ऐसा थोड़ी चलता है हम एक ही तरफ गाते रहें। हाँ, आशा करते हैं इस बार कमेंट बॉक्स आप भर दोगे हमारा अच्छे बातों से। ओके, धन्यवाद।